जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपके अपने चैनल एपीएस एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए विद्युत को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो उसकी परिभाषा क्या है, पहले वो देख लेते हैं। तो किसी चालक में समय के सापेक्ष में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रेलवे के एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है कि विद्युत धारा किसके प्रवाह को कहा जाता है। तो किसके प्रवाह को कहा जाता है, तो आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। और सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय यानी कि 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को व्यक्त करती है। यानी कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, कितना आवेश फ्लो हो रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और जो विद्युत धारा का मात्रक है ना, ये एम्पियर है। तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। और विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को मापा किसके द्वारा जाता है, तो अमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। तो एसआई मात्रक एम्पियर है और अमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, आगे मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जैसे देखिए जो 1 एम्पियर होता है ना, 1 एम्पियर में, क्योंकि जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वो एम्पियर होता है, तो 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने ये लिखे नंबर में। अगर आप 625 जीरो लिख के आगे 15 जीरो लिख देना, तो इतना 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इतना 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो जब भी हमें करंट लगता है या हम करंट को छूते हैं ना, जो विद्युत धारा होती है, तो इसमें 1 एम्पियर में मतलब कि 1 सेकंड में हमारे अंदर इतने इलेक्ट्रॉन उनका फ्लो होता है। आप समझे, विद्युत धारा का मतलब क्या है कि जो आवेश है उसका प्रवाह, और जो इसका विद्युत धारा का मात्रक है वो एम्पियर है। तो जब भी हमें करंट लगता है ना, तो हमारे शरीर में 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इसीलिए तो एकदम से झंझना जाते हैं। जो विद्युत धारा है ना, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जब भी हम सूत्र लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, तो आई लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो धारा की बात हो रही है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का, धारा का फॉर्मूला होता है Q/T। Q यानी कि आवेश, T यानी कि टाइम, समय। हमने पीछे पढ़ा है कि 1 सेकंड में जो आवेश का प्रवाह हो रहा है वही धारा है। तो आवेश बटा समय इसका फॉर्मूला होता है। और देखिए बिल्कुल बेसिक आपको समझाऊं ना कि विद्युत धारा होती क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसी का फ्लो विद्युत धारा कहलाता है। अभी तो आप कहेंगे हमने तो पीछे पढ़ा कि आवेश का प्रभाव विद्युत धारा कहलाता है। तो देखिए आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में जानिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही आवेश कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। ये जितने इलेक्ट्रॉन हैं इन सबको आवेश कहेंगे। और इन्हीं आवेश का जब आगे फ्लो होता है तो उसी को हम करंट कहते हैं। तो आवेश क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, विद्युत धारा क्या है, तो इन्हीं आवेश का जो ये इलेक्ट्रॉन है, चाहे इलेक्ट्रॉन कह दो चाहे आवेश कह दो, इलेक्ट्रॉन छोटी चीज हो गई, आवेश बड़ी चीज हो गई, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन छोटी चीज है, जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। आवेश क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, विद्युत धारा क्या है, तो इन्हीं आवेश का जो ये इलेक्ट्रॉन है, चाहे इलेक्ट्रॉन कह दो चाहे आवेश कह दो, इलेक्ट्रॉन छोटी चीज हो गई, आवेश बड़ी चीज हो गई, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन छोटी चीज है, जो आवेश है उसी का समूह है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हीं का प्रवाह क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। और थोड़ा बेसिक और जान लीजिए, जैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आवेश का प्रवाह, या आप कह दो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ये करंट है। इसको धक्का कौन देता है बेसिकली, तो वोल्टेज इसको धक्का देता है। मैंने डायग्राम की सहायता से आपको समझाया, ये इलेक्ट्रॉन है, वोल्टेज क्या कर रहा है, इसे पुश कर रहा है आगे की ओर। अगर वोल्टेज नहीं होगा ना तो करंट का कोई फायदा ही नहीं है। आप देखते होंगे कि आपके घर में कितना वोल्ट आता है, करंट 220 आता होगा। घरेलू जो उपकरण है वो ज़्यादातर 220 वोल्टेज पर चलते हैं। तो जो वोल्टेज है वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। अगर वो धक्का नहीं देगा, अगर मान लो ये वोल्ट कम होगा तो करंट भी बहुत कम फील होगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा जो नोकिया फ़ोन आते थे, क्योंकि उसमें जो वोल्टेज होता था ना बहुत ही कम है, इतना कम है जो फील हो रहा है बस। लेकिन वही अगर उसका वोल्टेज ज़्यादा हो वो झटका फील होगा। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है। जैसे आप इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो साइंस की परिभाषा अलग होती है, लेकिन मैं आपको बेसिक क्लियर करा रहा हूँ ताकि आपको आगे जब आप परिभाषाएं पढ़ें, आगे आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ें, तो आपको समझ आ जाए कि हाँ लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो धक्का दे रहा है वो वोल्टेज है। वोल्टेज का काम है इलेक्ट्रॉन को पुश करना। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना जो तेज है झटका लगेगा। इलेक्ट्रॉन तो पड़े हुए हैं लेकिन उनको झटका कौन दे रहा है, वोल्टेज। जैसे नदी है, नदी का प्रवाह हो रहा है, अब नदी धीरे धीरे बह रही है तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर वही नदी का प्रवाह तेज हो जाए, स्पीड को फ्लो कर रहा है, वोल्टेज धकेलने में लगा हुआ है, प्रतिरोध उसे रोकने में लगा हुआ है। दोनों की जरूरत है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वोल्टेज की ही जरूरत है, प्रतिरोध की भी जरूरत है। उसको कंट्रोल भी तो करना है, करंट को कंट्रोल कौन कर रहा है, उसको रोक कौन रहा है, तो प्रतिरोध मतलब कि उसके रास्ते में अवरोध पैदा कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आपको बेसिक चीजें क्लियर हो गए, कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, उसे ही विद्युत आवेश कहा जाता है।
और विद्युत आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो क्यों से इसे प्रदर्शित करते हैं? तो यानी गुलाम। तो गुलाम क्या है? विद्युत आवेश क्या है? तो आवेश है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इसका फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई बाई ई। n क्या है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है? उस पर चार्ज कौन सा है, आवेश क्या कौन सा है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो क्या होगा? विद्युत आवेश पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। ये पदार्थ है, यहाँ पर टाइपिंग में यहाँ आ गया, ये था है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो विद्युत आवेश की राशि कौन सी है? ये अदिश राशि है। और मात्रक कौन सा है? तो इसका मात्रक गुलाम है। बहुत बार तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार जो आवेश होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऋणावेश नेगेटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। पीछे हमने पढ़ा ना कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी भी हो सकती है, अधिकता भी हो सकती है। तो देखिए, जैसे कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होगा उन पर, 12 प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव वाला ज़्यादा है तो धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए गए, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और ऋणावेश कब होगा? जब इसमें इलेक्ट्रॉन अगर 12 थे तो 14 हो गए मान लीजिए, तो अगर बढ़ गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता हो गई तो कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और इसी के साथ जो समान आवेश होते हैं ना, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये क्या बताया गया है? जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं, तो समान आवेश यानी कि चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित मतलब क्या? एक दूसरे को विपरीत और ढकेलेंगे। और अगर विपरीत आवेश हो ये आकर्षित करेंगे। विपरीत आवेश का मतलब क्या होगा? या पॉजिटिव और नेगेटिव ही होगा तभी विपरीत होंगे। ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो समझ गए आप कि जैसे समान आवेश हो यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन विपरीत आवेश यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ एमकेएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है ना, गुलाम होता है। तो आवेश का मात्रक क्या है? मात्रक क्या है? गुलाम है। और इसका सूत्र आपको पता होगा कि I बराबर Q/T। I यानी कि विद्युत धारा और Q/T, Q गुलाम, T यानी समय का, इसका मात्रक होता है सेकंड। ये फॉर्मूला होता है। आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, ये फॉर्मूला लगेंगे, इस फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा। पीछे जब हमने पढ़ा वहाँ पर देखा था ना कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या है? आवेश बटे समय। वही यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि I बराबर आवेश बटे समय। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर I मल्टीप्लाई बाई T। लिख सकते हैं ना, I को T से मल्टीप्लाई कर दिया तो Q बराबर I मल्टीप्लाई बाई T। तो I का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है, T का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड होता है। I का मतलब कि धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। तो ये आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, मतलब कि जब प्रश्न आता है ना उसके जो ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन को ऐसे Q बराबर पूछ लिया जाएगा कि एम्पियर, ये इसकी डायमेंशन होगी। तो इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ से रेलवे में बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं तो चालक। चालक क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है? तो पहले कंडक्टर देखते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उसे चालक कहा जाता है। सीधा सा आसान भाषा में आपको समझाऊं, जिसमें करंट फ्लो होगा ना वो कंडक्टर होगा। जैसे आप समझिए कि एक लोहा है, मान लीजिए ये लोहा है, और इधर मान लीजिए प्लास्टिक है। लोहा और प्लास्टिक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसमें से चालक कौन सा होगा? तो लोहा होगा ना। लोहे में करंट का फ्लो होगा, लेकिन प्लास्टिक में बताइए करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। ये इंसुलेटर होगा। और कंडक्टर कौन सा होगा? लोहा। तो जिसमें भी करंट का फ्लो हो जाए वो चालक है। और साइंस में से कहेंगे कि जिसमें भी आवेश का प्रवाह सरलता से हो जाए उसे कंडक्टर कहा जाएगा। तो ऐसे पदार्थों में प्रोटोनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तभी तो करंट, मतलब समझ रहे ना, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को ही करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तभी तो उसे कंडक्टर कहेंगे। तो सभी धातु में जैसे मेटल हो गया, लवण आदि के जलीय विलयन चालक होते हैं। तो जो धातु में होती हैं वो तो चालक होता ही है। और लवण का जो विलयन होता है, यानी कि अगर पानी में नमक को घोल दिया जाए तो वो भी चालक का काम करता है। जैसे गाँव वगैरह में पहले अर्थिंग होती थी, तो अर्थिंग में क्या होता था, कई बार अगर वोल्टेज कम आता था ना तो पानी में नमक घोलकर अर्थिंग में डाल दिया जाता था, वोल्टेज बढ़ जाता था। तो सभी धातु में लवण आदि के जलीय विलयन चालक का उदाहरण है, चालक होते हैं। और चांदी सर्वोत्तम चालक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो करंट का फ्लो होता है वो चांदी में होता है। एल्यूमिनियम होता है, तो तांबे के बाद एल्यूमिनियम की भी बनती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो तारें होती हैं वो तांबे की जो होती हैं वो अच्छी होती हैं। चांदी लेकिन सबसे बढ़िया चालक है, लेकिन चांदी महंगी है, इसीलिए जो तार वगैरह है वो चांदी की नहीं बनती। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन से होंगे? हमने पढ़ा कि जिनमें विद्युत आवेश का यानी कि करंट का प्रवाह हो जाए। सोना भी क्या है, याद रखिएगा, जो गोल्ड होता है ना इसमें भी करंट फ्लो हो जाता है। तो सी वाटर है, क्योंकि हमने पढ़ा कि पानी में अगर लवण का विलयन हो तो भी अच्छा चालक है। ऊपर यानी कि जो तांबा होता है ये भी अच्छा चालक होता है। ये सभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के उदाहरण है। आगे हम और भी उदाहरण देखेंगे। तो चालक के बारे में हमने पढ़ लिया, कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम अचालक यानी कि इंसुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। इसे अचालक कहते हैं और रोधक भी कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता, तो जिसमें सरलता से हो जाए वो चालक है, और जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से ना हो वो अचालक है, रोधक है, जिन्हें रोधक कहा जाएगा। और इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग
नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। जो चालक होंगे उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, लेकिन जो कुचालक होंगे, अचालक होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होगी। या ग्लास यानी शीशा हो गया, इनमें करंट का फ्लो नहीं होता। ये किसके उदाहरण होंगे? ये इंसुलेटर के उदाहरण होंगे। कुछ उदाहरण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जो धातुएं होती है ना, धातु को पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको धातु, अधातु, इनकी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। तो लोहा आप प्लेलिस्ट में जाकर, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना उस वीडियो को, वहाँ पर मैंने आवर्त सारणी वगैरह सब पढ़ाया हुआ है। जो धातु होती हैं, जैसे लोहा हो गया, चांदी, तांबा, ये जो धातुएं हैं ना, ये चालक के उदाहरण है, कंडक्टर के उदाहरण है। उसके अलावा अशुद्ध जल, जैसे जल में कुछ विलयन होता है, जैसे लवण का विलयन, वायु, ग्रेफाइट, ये सभी चालक पदार्थों के उदाहरण हैं। अब अचालक के उदाहरण देख लेते हैं, इंसुलेटर के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रबड़ हो गया, लकड़ी, शुद्ध जल। शुद्ध जल इंसुलेटर का उदाहरण है। अगर किसी जल में नमक का विलयन हो, ये कंडक्टर का उदाहरण होगा। कांच हो गया, चीनी मिट्टी हो गई, कागज, मोम, रेशम, एबोनाइट, प्लास्टिक, रुई चमड़ा, ये सभी कुचालक यानी कि ये सभी इंसुलेटर के उदाहरण हैं, जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता। सेमीकंडक्टर कहा जाता है इन्हें। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का स्तर अचालकों और चालकों के मध्य होता है, उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। जैसे चालक क्या हुआ? जिसमें करंट का फ्लो हो जाए वो चालक है। कुचालक यानी कि रोधक, जिसे इंसुलेटर कहते हैं, इसमें करंट का फ्लो नहीं हो पा रहा, ये क्या हो गया? ये रोधक हो गया, जिसे इंसुलेटर कहते हैं। तो बीच में आते हैं अर्धचालक। इनमें क्या होता है कि जो करंट का फ्लो है ना, वो चालक की तरह जैसे चालक में होता है उतनी आसानी से तो नहीं होता, लेकिन इसमें करंट का फ्लो होता है। और जो रोधक है उसमें तो करंट का फ्लो होता ही नहीं है, लेकिन इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हो रहा, तो उसी को अर्धचालक कहेंगे। करंट का फ्लो होगा इसमें, लेकिन इसमें चालक के जितना आसानी से नहीं होता। तो इसीलिए चालक, और जैसे कुछ धातुएं होती हैं, कुछ अधातुएं होती हैं, लेकिन कुछ उपधातुएं भी होती हैं ना, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उदाहरण होते हैं सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, ये सभी सेमीकंडक्टर के उदाहरण होते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे हम विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पर तो हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। ये बेसिक अगर आपको पता होंगे तभी आगे आप चैप्टर को पढ़ेंगे। प्रतिरोध को आगे हम एडवांस में भी पढ़ेंगे, अभी तो हम बेसिक समझ रहे हैं। तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है कौन? विद्युत प्रतिरोध। जैसे पीछे मैंने आपको डायग्राम में समझाया था ना कि जो रेजिस्टेंस है ये कहलाता है, तो इसे R द्वारा दर्शाया जाता है। इसके द्वारा रेजिस्टेंस को R द्वारा दर्शाया जाता है, और इसका SI मात्रक ओम है। ओम का सिंबल ये है, इसका SI मात्रक ओम है। तो प्रतिरोध का जो सूत्र है, फॉर्मूला क्या है? विभवांतर बटे धारा। प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, विभवांतर को V से, और धारा को, करंट को I से। तो V/I इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। R यानी कि वस्तु का प्रतिरोध है, जिसे ओम में मापा जाता है। प्रतिरोध को मैंने आपको बताया ना, इसे ओम में मापा जाता है। V यानी कि वस्तु के आर पार का विभवांतर है, जिसे वोल्ट में मापा जाता है। और I वस्तु में होकर जाने वाली विद्युत धारा है, जिसे एम्पियर में मापा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? R = V/I। तो विद्युत पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? गति है, वोल्ट है, एम्पियर है, या कैलोरी है? बताइए आप, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर इसकी इकाई है, तो ऑप्शन सी का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हम एक चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। इसके कथन कौन कौन से हैं? उन्होंने पूछा है कि जो चालक है ना, चालक मतलब जिसमें करंट का, धारा का प्रवाह हो जाए, तो विद्युत धारा की तुलना में किससे कर सकते हैं? तो एक शहर में एक बस की सवारी से कर सकते हैं, सड़क पर चलने वाले लोग से कर सकते हैं, एक अंतर शहरीय रेलगाड़ी की सवारी से कर सकते हैं, या नदी में जल के प्रवाह से कर सकते हैं। तो बताइए विद्युत धारा की तुलना हम किसमें कर सकते हैं? तो नदी में जल के प्रवाह से कर सकते हैं। जैसे जो नदी है उसको हमने समझ लिया चालक है, इसमें जो जल का प्रवाह हो रहा है ये क्या है? ये विद्युत धारा है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा को निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है? जो विद्युत धारा है वोल्ट मीटर, थर्मोस्टेट, अमीटर या वाट मीटर, किसमें मापी जाती है? तो विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का प्रवाह है, तो विद्युत धारा किसका प्रवाह है? प्रकाश का, जल का, विद्युत आवेश का, या तरंग का? ये तो रेलवे में बहुत बार पूछा गया है कि विद्युत धारा किसका प्रवाह है? ये विद्युत आवेश का प्रवाह है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ये धारा का सूत्र क्या है? यहाँ पर इन्होंने बताया I मतलब कि धारा। धारा का सूत्र क्या है? यहाँ पर खाली छोड़ा गया है। धारा का सूत्र डैश बटे समय है। यहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा बटे में? ऊपर क्या आएगा? तो क्यू आएगा। I = क्या होता है? I = Q/T होता है ना, ऊपर यहाँ पर क्यू आएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आवेश। आवेश बटा समय, इसका सही जवाब होगा, तो ऑप्शन ए का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश केवल डैश में से ही प्रवाहित हो सकता है। तो विद्युत आवेश किसमें से प्रवाहित हो सकता है? चालक, कुचालक, इनमें से कोई नहीं, या दोनों में से? तो जो विद्युत आवेश है ना, ये केवल चालक में से ही प्रवाहित हो सकता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश की SI मात्रक क्या है? तो आवेश का SI मात्रक क्या है? तो इसका SI मात्रक होता है कूलाम, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन क्या है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। तो जो भी अदिश राशि है, सदिश राशि है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। ये वीडियो आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मैंने ठीक से समझाया हुआ है। तो कौन सा कथन गलत है? पहला कथन तो सही है कि जो विद्युत आवेश है ये एक अदिश राशि है। दूसरा कथन क्या है कि प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। बिल्कुल, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी सही है। आगे क्या है कि विद्युत आवेश एक सदिश राशि है, तो नहीं। अभी तुमने देखा कि
विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। ये कथन गलत है। यही ऑप्शन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्रोमियम, तांबा, चांदी या लोहा, तो इसमें से कौन सा बेहतर चालक है? तो सभी चालक तो हैं, लेकिन सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी। चांदी सबसे अच्छा चालक है, सबसे बेहतर चालक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई होती है ओम, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा।